हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज के वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और आज के वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, इसके बाद हम देखने वाले हैं गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। उसके पहले हमको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी मतलब क्या। सॉल्युबिलिटी यानी क्या? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Amount of solute is dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a certain temperature। एक टेम्परेचर पे, एक सर्टन टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया, इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसके ऊपर से उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर। उसका नेचर कौन सा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या अफेक्ट करता है देखते हैं। जैसे सॉल्ट है हमारा NaCl, शुगर है, वो हम देखते हैं कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट बेंजीन में अगर उसको सॉल्युबल करने जाते हैं तो वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट इसके अपोजिट नैप्थेलिन और एंथ्रासिन जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल होते हैं बट वाटर में नहीं होते। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे हमारे पास एक प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक यानी क्या? तो जो पोलर सॉल्वेंट है, जो पोलर कंपाउंड्स है, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। अब पोलरिटी क्या होता है ये हमने सॉलिड स्टेट में देखा था, आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो पोलर कंपाउंड्स यानी कि सपोज NaCl लिया तो वो दो आयंस फॉर्म कर सकता है, Na+ Cl-, और H2O भी आयन फॉर्मेशन कर सकता है, H+ और OH-। तो ये दोनों भी पोलर कंपाउंड्स है, पोलर कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये दोनों डिजॉल्व होते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और जो नॉन पोलर कंपाउंड है जैसा हो गया नैप्थेलिन, एंथ्रासिन, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में पोल्स क्रिएट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसका स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर जगह पे चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें बेंजीन में नहीं होता है। नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर जो है हमारा नेचर। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है? दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है ली चैटेलियर, तो उस साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल हमको दिया था। वो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड होती है हीट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन की हीट कितनी है, कैसी है, इसके ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड रहेंगी। अब वो कैसे? जो कंपाउंड्स है, कुछ कंपाउंड डिजॉल्व होते वक्त एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं और कुछ कंपाउंड डिजॉल्व होते वक्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। एंडोथर्मिक में सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? द कंपाउंड डिजॉल्व बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसा कंपाउंड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से डिजॉल्व होता है यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस शो करता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विथ राइज इन टेम्परेचर। उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होंगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उसको हीट की ज़रूरत है। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है तो वो हीट कैप्चर करेगा, तो इसीलिए वो क्या करेगा? इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसके लिए तो अच्छा ही है, इसलिए वो क्या करेगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर एक हाथ कंपाउंड है जो इवोल्यूशन ऑफ हीट करता है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, तो उसके लिए ये खतरा हो गया। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको वो फेवरेबल नहीं है। वो तो खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, खुद ही हीट बाहर डाल रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसीलिए जितना हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। ठीक है, अगर उसी को हम एक ड्रॉ करके देखते हैं, अगर हमने एक टेबल ड्रॉ किया, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती जाता है, टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इस साइड इंक्रीज होती जा रही है। तो सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं NaNO3, तो NaNO3 में जैसे जैसे हम इसकी टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। NaNO3 और KNO3 और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और Li2SO4 अगर एग्जाम्पल लिया
तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। इसीलिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो अपनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाता है। इसमें और एक फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, वो कौन सा है? जो ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करेंगे, जो इरेगुलर बिहेवियर शो करेंगे, एक तो सपोर्ट में है एक अपोज में है, बट एक इरेगुलर बिहेवियर शो करेंगे। अब वो कौन सा रहेगा? जैसे Na2SO4 हम देखते हैं, तो Na2SO4 क्या करता है, सर्टन टेम्परेचर तक अपनी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ वक्त तक वो अपना टेम्परेचर, अपनी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है, और उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। अब ऐसा क्यों? उस टेम्परेचर को जहाँ से वो ट्रांजिशन करता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड है वो अपना फॉर्म चेंज कर देता है। बाय चेंजिंग इन द फॉर्म, इस वजह से इसमें ऐसा ट्रांजिशन आता है। सॉलिड अपना फॉर्म चेंज करता है, इसीलिए पहले ये इंक्रीज होता है और बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर बिहेवियर। और जिस टेम्परेचर पे वो ट्रांजिशन कर रहा है, बढ़ने वाला और नीचे कम होने वाला जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब थर्ड हमारा पॉइंट है प्रेशर। अब प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड जो है, हम देख रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। तो सॉलिड के ऊपर तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसके पास प्रेशर होता है कि उसके ऊपर और प्रेशर हम अप्लाई करें तो वो कोई कंप्रेस नहीं होने वाला। ऑलरेडी वो कंप्रेस मॉलिक्यूल है। हाँ, अगर वो गैस होता तो कंप्रेस होता था, बट वो इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। और दूसरा, वो अनअफेक्टेड रहता है, उसको प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अनअफेक्टेड रहता है। इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब तक हमने देखा था सॉलिड इन लिक्विड, अब देखने वाले हैं गैस इन लिक्विड। उसके भी 3 फैक्टर है। सबसे पहला है उसका नेचर। अब नेचर में अगर वो इजीली लिक्विफाइड होने वाला गैस है, अगर वो जल्दी से जल्दी लिक्विड फॉर्म करता है तो वो ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, वो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा शो करेगा। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि CO2 जल्दी वो वाटर में मिक्स हो जाता है, बट अगर हम देखते हैं N2, O2, H2, तो ये नहीं होते हैं, ये जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेंगी और इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेंगी। तो जो इजीली लिक्विफाइड होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी, और जो लिक्विफाइड होने को टाइम लगाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेंगी, ठीक है। दूसरा उसका फैक्टर कौन सा है? जो आयन फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ही वो आयन फॉर्मेशन करते हैं तो जल्दी इंटरेक्ट होते हैं, इसलिए वो सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो आयन फॉर्मेशन करते हैं तो वो सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे? ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है। अगर वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो भी वो सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे? ज़्यादा शो करेंगे। तो अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना है तो हमको क्या होना चाहिए उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स? वो इजीली लिक्विफाइड होना चाहिए, उसमें आयन फॉर्मेशन करना चाहिए, और वो केमिकली रिएक्ट होना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होंगी। दूसरा देखते हैं प्रेशर। अब प्रेशर का क्या है? अब प्रेशर पता होने के लिए, यानी प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके लिए हमको हेनरी लॉ पता होना चाहिए। अब हेनरी लॉ क्या कहते हैं? तो हेनरी लॉ के लिए आप किताब रेफर कर सकते हैं। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, solubility of gas in a liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solution। यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी किसके साथ? जिसका प्रेशर उसका कितना है उसके साथ उसकी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। अब उसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू के फॉर्म में, S इज इक्वल टू KH। KH क्या हो गया हमारा? KH यानी हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रेशर। अब इसका यूनिट भी देख लेते हैं। अगर हम KH का यूनिट देखते हैं हेनरी कांस्टेंट का, तो क्या होगा? ये जो P है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो KH इज इक्वल टू S/P। तो सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या है हमारा? मोल्स इनवर्स DM3, यानी मोल पर DM3। और प्रेशर का हमारा यूनिट क्या आता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो KH का यूनिट क्या आएगा हेनरी कांस्टेंट का? मोल पर DM3 एटमॉस्फेयर इनवर्स, ऐसा इसका यूनिट आएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट था, यानी कंटेम्प्रेरी यानी उसके साथ काम करने वाला, उसका नाम था डल्टन।
तो वो जो डाल्टन था उसने भी वही सेम प्रिंसिपल शो किया। तो वो भी क्या कहता था कि प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो उसके ऊपर से अगर हम उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं या रिलेशन निकालते हैं तो हमारे पास कैसा रिलेशन आएगा कि जैसा जितना ज़्यादा KH की वैल्यू रहेंगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। KH की वैल्यू यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है उतनी ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। अब KH की वैल्यू हर एक गैसेस के लिए अलग अलग आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या आता है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस कितनी है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो है उसकी प्रोसेस कैसी है, तो उसकी प्रोसेस रहती है हमारी एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करने की वजह से वो क्या करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है। हमने सॉलिड में भी यही देखा था कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो उसको KH के साथ अगर हेनरी कांस्टेंट के साथ रिलेट करते हैं तो हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बट सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएंगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएंगी। हेनरी लॉ को अगर हम और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों जो सॉल्युबिलिटी और प्रेशर इक्वल आते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं, ये अगर हमको जानना है तो हम देख सकते हैं कि अगर मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने यहाँ तक लिक्विड रख दिया और यहाँ पे मेरी गैस है। इसमें भी मैंने सेम किया, यहाँ पे मेरा लिक्विड है और यहाँ पे गैस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है। दूर दूर होने की वजह से इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है इस सरफेस के साथ, लिक्विड और गैस में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है, क्योंकि दूर दूर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। जैसे ही वो पास आते हैं उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है हेनरी लॉ के। तो हेनरी लॉ के लिमिटेशंस क्या है, अगर लो टेम्परेचर है तो हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगा। लो टेम्परेचर पे हेनरी लॉ ओबे नहीं होता है। और लो टेम्परेचर रहा तो ही हेनरी लॉ क्या है, ओबे करेगा। लो टेम्परेचर है तो हेनरी लॉ फॉलो होगा। नॉट टू लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो हेनरी लॉ क्या करेगा, ओबे करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस टेम्परेचर है तो हेनरी लॉ ओबे नहीं करेगा। नॉट हाईली सॉल्युबल गैस, अगर गैस हाईली सॉल्युबल नहीं है तो ही हेनरी लॉ क्या करेगा, ओबे होगा। अगर गैस सॉल्युबल है तो वो हेनरी लॉ शो नहीं करेगा। गैस नॉट रिएक्ट केमिकली, गैस अगर केमिकली रिएक्ट नहीं करता है तो ही हेनरी लॉ ओबे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है वो देखते हैं। कार्बोनेटेड बीवरेजेस, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक जो है उसके अंदर हाई प्रेशर पे हम क्या कर देते हैं, CO2 भर देते हैं, और जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं ओपनर से तो वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई प्रेशर का इंट्रैक्शन होता है और वो बम्प करता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा कार्बोनेटेड बीवरेजेस जिसमें हेनरी लॉ ओबे होता है। एक है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग हमने देखा है, तो उसमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नाइट्रोजन की गैस भी थोड़ा सा मिक्स की जाती है। अब जब हायर प्रेशर पे होते हैं, जब समंदर के अंदर होते हैं, तो ये गैस जो है नाइट्रोजन वो हमारे बॉडी के साथ मिक्स हो जाती है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं, तो अगर आपने कहीं मूवी में वगैरह देखा होगा तो ऊपर आते वक्त थोड़ा सा पॉज लेते लेते आते हैं स्कूबा डाइवर्स, डायरेक्टली ऊपर नहीं आते हैं। और अगर हम एकदम से ऊपर आ गए तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो चुका है। अब वो ट्रिमेंडसली बाहर आने की कोशिश करेगा। अब अगर इसने बाहर आने की कोशिश की तो वहाँ पे हमारी जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और उस बबल्स की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लड फ्लो अगर ब्लॉक हो जाता है तो ये जो कैपिलरीज है वो ब्रस्ट हो जाती है, जिसको हम बेंट कहते हैं, और वो बेंट्स के वजह से मौत भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा है एट अ हाई एल्टीट्यूड। अब हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, वहाँ पे भी सेम है,
बस वहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता है, वहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, बट हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता है। और इसमें हम इसके लिए अब क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम की गैस यूज़ करते हैं। उसकी वजह से इसके जो साइज़ है वो छोटा होने की वजह से, नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है तो इसका हीलियम का साइज़ छोटा होने की वजह से वो हमारे जो पोर्स होते हैं इसके यहाँ से वो बाहर निकल जाती है, तो जो ब्रस्टिंग है कैपिलरीज का वो नहीं होता है, इसलिए हम हीलियम यूज़ करते हैं। और हेनरी लॉ और कहाँ पे यूज़ होता है, ब्रीदिंग गैस जो होती है, ये स्कूबा डाइवर्स बाहर आने के बाद जो गैस यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए, उसमें भी हेनरी लॉ ओबे होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।